दिन ही कठिन नहीं थे, रातें भी वैसी ही गुजरती थीं। चूंकि उस समय नगर में बिजली नहीं थी, इसलिए कलाम की माँ उनके लिए मिट्टी के दियों और लालटेन में जलाने हेतु थोड़ा सा केरोसिन तेल बचाकर रखती थीं, ताकि वे रात 11 बजे तक पढ़ाई कर सकें। आज भी रामेश्वरम की वही गली जहां उनका घर था, पर्यटकों द्वारा देखी जाती है। कलाम कहा करते थे, जीवन और समय दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक हैं। जीवन हमें समय का सदुपयोग करना सिखाता है, पर समय हमें जीवन का मूल्य समझाता है। अब्दुल कलाम अपनी मां से अपार प्रेम करते थे और अपने बचपन की कई घटनाओं को भावुक होकर याद करते थे। वे कहते थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में हमारे परिवार के लिए बहुत कठिन समय था। युद्ध का असर रामेश्वरम तक पहुंच गया था, क्योंकि उसका साया पहले ही कोलंबो तक फैल चुका था। उस समय भोजन से लेकर अन्य वस्तुएं सब दुर्लभ हो गई थीं। हम एक बड़ा संयुक्त परिवार थे। घर का वातावरण कभी खुशी से भर जाता और कभी दुख से। मैं रोज सुबह 4 बजे उठता, स्नान करता और अपने शिक्षक स्वामियार के पास गणित पढ़ने जाता। मेरी माँ मुझसे पहले उठकर मुझे तैयार करती थीं। सुबह 5:30 बजे घर लौटने पर मेरे पिता नमाज और कुरान शरीफ की अरबी तालीम दिलाने के लिए इंतजार करते थे। उसके बाद मैं रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन जाता, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर था, ताकि अखबार उठा सकूं। अखबारों का गट्ठर दौड़ती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर फेंका जाता था। मैं उसे उठाता और पूरे रामेश्वरम नगर में दौड़ दौड़कर सबसे पहले अखबार बांटता। अखबार वितरण के बाद मैं सुबह 8 बजे घर लौटता। माँ मुझे साधारण नाश्ता देती, लेकिन मेरे लिए विशेष भाग रखा जाता था, क्योंकि मैं पढ़ाई और काम दोनों एक साथ करता था। कलाम एक घटना को विशेष रूप से याद करते थे। एक दिन जब हम सभी भाई बहन बैठकर खाना खा रहे थे, माँ मुझे लगातार चपातियां देती जा रही थीं। जब मैं खाना खत्म कर चुका, तो मेरे बड़े भाई ने मुझे अलग से बुलाकर डांटा। यह घटना कलाम के मन में गहराई से बैठ गई और जीवन भर उन्होंने अपनी मां के त्याग, स्नेह और बलिदान को अपनी सफलता की जड़ों में माना। बचपन की एक घटना कलाम के मन पर अमिट छाप छोड़ गई। उनके बड़े भाई ने एक बार उनसे कहा, कलाम, क्या तुम्हें पता है कि अभी क्या हुआ? तुम लगातार चपातियां खाते रहे और मां तुम्हें देती रही। उन्होंने अपनी सारी चपातियां तुम्हें दे दी। एक जिम्मेदार पुत्र बनो और अपनी मां को भूखा मत रखो। यह सुनकर कलाम कांप उठे और अपने आंसुओं को रोक न सके। वे तुरंत दौड़कर अपनी मां से लिपट गए। 5वीं कक्षा में पढ़ते हुए भी वे घर में विशेष स्थान रखते थे, क्योंकि वे सबसे छोटे थे। घर में बिजली नहीं थी। शाम 7 से 9 बजे तक मिट्टी के दियों और लालटेन की रोशनी रहती थी। माँ उनके लिए अलग से एक छोटा सा लालटेन बचाकर रखती थी, जिससे वे रात 11 बजे तक पढ़ाई कर सके। कलाम ने बाद में अपनी माँ की स्मृति को पूर्णिमा की रात की चांदनी में मदर शीर्षक से विंग्स ऑफ फायर पुस्तक में कविता के रूप में अमर किया। कलाम मेहनती और उज्ज्वल छात्र थे, परंतु औसत अंक लाते थे। उन्हें गणित में विशेष रुचि थी और वे उसे पूरे आनंद से हल करते थे। उनका जिज्ञासु स्वभाव और नई नई बातें सीखने की लगन ने उन्हें कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। उनके जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा श्वार्ट्स हाई स्कूल के शिक्षक आइदुरे सोलोमन थे। उन्होंने कलाम को यह विश्वास दिलाया कि यदि हम किसी चीज की सच्चे मन से इच्छा करें, तो वह अवश्य पूरी होती है। उन्होंने आस्था का महत्व समझाया और कहा कि भले ही माता पिता को शिक्षा का अवसर न मिला हो, लेकिन वे अपने बच्चों के जीवन को आस्था और प्रोत्साहन से बदल सकते हैं। कलाम प्रकृति प्रेमी थे। उनके चचेरे भाई और बहनोई अहमद जलालुद्दीन उन्हें अक्सर प्रकृति की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते और साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण से दुनिया को देखने की शिक्षा भी देते। उनके गणित शिक्षक अय्यर ने एक बार पूरे विद्यालय में एक घटना साझा की कि उन्होंने कलाम को कक्षा में इधर उधर घूमते हुए पकड़ लिया था और गर्दन से पकड़कर रोका था।
अय्यर का विश्वास था कि जिन विद्यार्थियों पर वे कड़ी नजर रखते हैं वे जीवन में अवश्य सफल होते हैं। कुछ ही महीनों बाद कलाम ने परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त कर यह साबित कर दिया। प्रकृति और विज्ञान के प्रति कलाम का प्रेम निरंतर बढ़ता गया। बचपन से ही उन्हें पक्षियों की उड़ान आकर्षित करती थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उनका सपना केवल पक्षियों को उड़ते देखने का नहीं बल्कि स्वयं विमान उड़ाने का है। जब अब्दुल कलाम 10 वर्ष के थे, उनके शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें समझाया कि सीगल पक्षी कैसे उड़ते हैं। कलाम के मन में कई शंकाएं उठीं और उन्होंने लगातार प्रश्न किए। अय्यर ने धैर्यपूर्वक हर प्रश्न का उत्तर दिया। इतना ही नहीं, वे बच्चों को समुद्र तट पर ले गए ताकि वे स्वयं पक्षियों की उड़ान, उनकी गति और क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकें। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिकी विषय लिया। यहाँ उन्होंने महसूस किया कि विज्ञान के माध्यम से उनका आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी विकसित हो सकता है। प्रोफेसर चिन्नादुरई ने उन्हें रेडियोधर्मी पदार्थों के क्षय, रेडियो डिके से संबंधित विषय पढ़ाए। बाद में कलाम को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने 3 अनमोल वर्ष खो दिए हैं। लेकिन वे यह सोचकर प्रसन्न थे कि इसी दौरान उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय, थॉमस हार्डी और एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड जैसे लेखकों को पढ़ा। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया, जो उस समय भारत का एकमात्र संस्थान था जहां वैमानिकी अभियांत्रिकी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी। बचपन से ही पक्षियों की उड़ान में उनकी रुचि ने उन्हें वायुयान अभियांत्रिकी की ओर आकर्षित किया। अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने लिखा, हर दिन मैं बेसब्री से उस जगह जाने का इंतजार करता जहां नाव बन रही थी। धीरे धीरे उसका ढांचा, किनारे और पूरा ढाल रूप लेता। कई वर्षों बाद मैंने रॉकेट और मिसाइलें बनाई, लेकिन उस समुद्र तट पर बनती नाव जो तीर्थयात्रियों और मछुआरों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाती थी, कौन कह सकता है कि वह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं थी? उनके पिता जैनुलाब्दीन भले ही निरक्षर थे, लेकिन उन्होंने कलाम को हमेशा उनके जीवन की राह में बाधा बनी। लेकिन उनका दृढ़ निश्चय और ज्ञान की प्यास उन्हें आगे बढ़ाती रही। MIT में प्रवेश के लिए 1000 रुपये की व्यवस्था करनी थी, जिसके लिए उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रख दिए। कलाम ने प्रण किया कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद वे अपनी बहन को यह रकम अवश्य लौटाएंगे। वे अक्सर कहते थे, मेरा विश्वास है कि कठिनाइयों और समस्याओं के माध्यम से ईश्वर हमें बढ़ने का अवसर देता है। जब आपके सपने और लक्ष्य टूट जाएं, तो उन अवशेषों में खोजिए, आपको वहां छिपा हुआ एक सुनहरा अवसर मिल सकता है। सन 1954 से 1957 तक MIT में पढ़ाई करते हुए उनका लक्ष्य स्पष्ट हो गया। हालांकि अपने साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर सहपाठियों और शिक्षकों से संवाद बढ़ाया। चूंकि उनकी कक्षा में केवल 8-9 छात्र थे, बातचीत करना आसान रहा। कलाम इतने उत्साही थे कि जब उन्होंने कॉलेज परिसर में 2 टूटे हुए विमान देखे, तो घंटों बैठकर उनके प्रत्येक पुर्जे का अवलोकन करते। पहले वर्ष के बाद उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान के लिए वैमानिकी अभियांत्रिकी चुनी, जिसने उनके पेशेवर करियर की नींव रखी। तीसरे वर्ष के अंत में कलाम और उनके 4 साथियों को एक कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमान का डिजाइन बनाने का कार्य सौंपा गया। कलाम ने स्वयं को मॉडल के डिजाइन की जिम्मेदारी सौंपी। उनके प्रोफेसरों ने विभिन्न विषयों में मार्गदर्शन किया। प्रोफेसर स्पॉन्डर ऑस्ट्रिया से ने उन्हें एरोडायनामिक्स पढ़ाया, प्रोफेसर KV पंडलाई ने एरो स्ट्रक्चर सिखाया और प्रोफेसर नरसिंहा राव ने सैद्धांतिक एरोडायनामिक्स में प्रशिक्षण दिया। लेकिन जब उन्होंने अपना कार्य प्रस्तुत किया, तो उनके डिजाइन शिक्षक प्रोफेसर श्रीनिवासन, जो उस समय MIT के निदेशक थे, ने इसे अस्वीकार कर दिया।
उन्होंने कलाम की किसी भी सफाई को नजरअंदाज किया और कहा कि यदि वे छात्रवृत्ति बनाए रखना चाहते हैं तो 3 दिनों के भीतर डिजाइन दोबारा प्रस्तुत करें, अन्यथा अवसर खो देंगे। अब्दुल कलाम की पहली उड़ान। देखो नौजवान, आज शुक्रवार दोपहर है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। यदि सोमवार सुबह तक मुझे तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन ड्राइंग नहीं मिला तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। प्रोफेसर श्रीनिवासन के ये शब्द सुनकर कलाम स्तब्ध रह गए। ये वही आशा थी जिस पर उनका पूरा भविष्य और करियर टिका हुआ था। वे बिना कोई बहाना बनाए तुरंत अपने प्रोजेक्ट में जुट गए। सुबह का खाना उन्होंने त्याग दिया और रातें जाग कर बिताईं। शनिवार को केवल 1 घंटे का विश्राम किया और फिर काम में लग गए। रविवार सुबह जब ये अंतिम दिन था, वे पूरी निष्ठा से काम में डूबे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके कमरे में है। जब उन्होंने देखा तो पाया कि प्रोफेसर श्रीनिवासन खड़े थे। वे कलाम की लगन और समर्पण देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कलाम को गले लगाया और पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे पता था कि मैं तुम्हें दबाव में डाल रहा हूं और असंभव सी समय सीमा दे रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा काम करोगे। कलाम ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, शिखर पर चढ़ने के लिए शक्ति चाहिए, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो या फिर करियर का शिखर। लगभग 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में एरोनॉटिकल इंजीनियर के रूप में चयनित हुए। उन्हें इंजन विभाग में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने रेडियल इंजन संचालन और क्रैंकशाफ्ट की जांच करना सीखा। 1958 में स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद उनके सामने 2 सुनहरे अवसर आए। एक, रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय में नौकरी और दूसरा, भारतीय वायुसेना में करियर। वे दोनों ही चाहते थे, इसलिए दोनों जगह आवेदन किया और इंटरव्यू कॉल भी मिला। पहले वे दिल्ली पहुंचे, लेकिन DTDNP में चयन नहीं हो सका। फिर वे देहरादून गए, जहां एयरफोर्स चयन बोर्ड की परीक्षा थी, लेकिन यहां परीक्षा ज्ञान पर नहीं बल्कि व्यक्तित्व पर आधारित थी। परिणाम स्वरूप वे 25 उम्मीदवारों में 9वें स्थान पर आए और केवल पहले 8 का चयन हुआ। इस सफलता से निराश होकर कलाम हरिद्वार पहुंचे और गंगा स्नान किया। उदास मन से टहल रहे थे कि उन्हें शिवानंद आश्रम दिखा और वे अंदर चले गए। वहां उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। स्वामी जी ने उनके चेहरे से ही उनकी चिंता पढ़ ली और कारण पूछा। कलाम ने पूरी कहानी सुनाई। तब स्वामी जी ने उन्हें समझाया, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करो और स्वयं को उसके समर्पित कर दो। आत्मसंयम रखो, धैर्य रखो और विश्वास रखो। इन वचनों ने कलाम को शांति और आत्मबल दिया। बाद में उन्हें DTDNP से बुलावा आया और वहीं उन्हें नियुक्ति पत्र भी मिला। उन्होंने 1958 में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में 250 रुपये मासिक वेतन पर ज्वाइन किया। यहां उन्होंने हवाई जहाज़ों को उड़ान योग्य बनाने में पूरी लगन से काम किया। पहले ही वर्ष उन्होंने सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट पर काम किया और सराहना प्राप्त की। कुछ समय बाद उनकी नियुक्ति कानपुर में हुई और फिर उन्हें बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADE भेजा गया। यहां उन्होंने 4 लोगों की टीम के साथ मिलकर स्वदेशी होवरक्राफ्ट बनाने का संकल्प लिया। कठिनाई यह थी कि किसी को भी होवरक्राफ्ट के डिजाइन और विकास का अनुभव नहीं था, लेकिन सभी का उत्साह और समर्पण बहुत मजबूत था। करीब 1 वर्ष बाद उनका प्रोजेक्ट उस समय के रक्षा मंत्री VK कृष्णा मेनन को दिखाया गया। वे अक्सर प्रगति देखने आते थे। एक दिन नंदी नामक होवरक्राफ्ट पहली उड़ान के लिए तैयार हुआ। रक्षा मंत्री स्वयं उसमें बैठना चाहते थे। अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा को देखते हुए आपत्ति जताई, लेकिन मेनन नहीं माने और उड़ान भरी। पायलट सीट पर बैठे थे अब्दुल कलाम स्वयं। ये कलाम की पहली उड़ान थी जिसने उनके आत्मविश्वास और सपनों को नई ऊंचाई दी। अब्दुल कलाम और अंतरिक्ष विज्ञान की शुरुआत। होवरक्राफ्ट परियोजना पर रक्षा मंत्री VK कृष्णा मेनन की अंतिम उड़ान के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। मेनन के हटने के साथ ही वह सुझाव भी दब गया जिसमें उन्होंने कलाम की टीम को एक और शक्तिशाली वाहन बनाने का विचार दिया था। इस कारण नंदी नामक होवरक्राफ्ट परियोजना बंद कर दी गई, लेकिन नियति ने एक बार फिर से नया मोड़ लिया। ADE के नए निदेशक प्रोफेसर MGK मेनन, जो उस समय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बंबई के निदेशक थे, ने बंगलुरु का दौरा किया। उन्होंने कलाम से होवरक्राफ्ट दिखाने और उड़ान भरने की इच्छा जताई।
कलाम ने उन्हें नंदी उड़ाकर दिखाई, जिससे वे बहुत संतुष्ट हुए। इसी मुलाकात ने कलाम का जीवन बदल दिया। उन्हें बंबई बुलाया गया और इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार में रॉकेट इंजीनियर के पद के लिए साक्षात्कार हुआ। यह वही अवसर था जहां पहली बार डॉक्टर विक्रम साराभाई चयन समिति में शामिल हुए। कलाम का चयन हो गया और उनका करियर नई दिशा में बढ़ा। 1962 में तिरुवनंतपुरम, केरल के थुम्बा क्षेत्र में, जो पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा मैग्नेटिक इक्वेटर के पास था, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ERLS की स्थापना की गई। यह स्थान अनूठा था और रॉकेट प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त। शुरुआत में इसका दफ्तर एक चर्च में था, जिसे चर्च प्रशासन ने वैज्ञानिकों को सहयोग देते हुए उपलब्ध कराया। आज वही चर्च इसरो के अंतरिक्ष संग्रहालय में बदल चुका है। कलाम को 6 महीने की विशेष ट्रेनिंग के लिए नासा अमेरिका भेजा गया, जहां उन्होंने साउंडिंग रॉकेट्स और लॉन्चिंग तकनीकों का प्रशिक्षण लिया। यही उनके जीवन का पहला और आखिरी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण था। वोलोप्स आइलैंड पर उन्होंने देखा कि अमेरिकी वैज्ञानिक हर कार्य को एक निश्चित उद्देश्य के साथ करते हैं और अपने परिश्रम से बाधाओं को पार करते हैं। नासा के रिसेप्शन में एक दिन कलाम की नजर टीपू सुल्तान की पेंटिंग पर पड़ी, जिसमें वे 1794 में अंग्रेजों पर रॉकेट दाग रहे थे। उस क्षण उन्हें गहरा आघात हुआ कि भारत, जिसने सबसे पहले रॉकेट का प्रयोग किया था, वही विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पिछड़ गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीयों में आत्मगौरव और राष्ट्रीय गर्व की कमी है। अमेरिका से लौटने के बाद नवंबर 1963 में कलाम ने थुम्बा में पहला साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाची प्रक्षेपित किया। यह परियोजना भारत, अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ का संयुक्त प्रयास था। डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर SSTC की स्थापना 1965 में हुई। यहीं से भारत का पहला स्वदेशी रोहिणी साउंडिंग रॉकेट RSR विकसित किया गया। 1968 में कलाम को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV परियोजना का चौथा चरण तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 1969 में डॉक्टर साराभाई ने उन्हें SLV परियोजना का नेतृत्व सौंपा। उसी वर्ष कलाम और उनकी टीम ने भारत की पहली फिलामेंट वाइंडिंग मशीन तैयार की। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया। डॉक्टर साराभाई ने एक बार कलाम को सुबह 3-3:30 बजे दिल्ली के अशोक होटल में बुलाकर उनसे रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम विकसित करने की योजना पर चर्चा की। उन्होंने चाहा कि रूस की मदद से 18 महीनों में भारत भी ऐसा सिस्टम विकसित करे। इस मुलाकात से कलाम ने सीखा कि महान लोग अपने काम को ही अपना जीवन मानते हैं। यही कालखंड था जब भारत में ISRO का जन्म हुआ और अब्दुल कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की नींव को मजबूत करने का कार्य संभाल लिया। अखबारों और मीडिया में जब RITO सिस्टम की घोषणा हुई तो देश भर में सुर्खियां बन गईं। अब पूरे देश का गौरव कलाम और उनकी टीम के कंधों पर था। कलाम ने FRP बॉडी और कंपोजिट प्रोपेलेंट के उपयोग का निर्णय लिया। इसी दौरान डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, जिसमें आत्मनिर्भरता और स्वदेशी तकनीक पर विशेष बल दिया गया। जल्द ही रक्षा मंत्रालय में मिसाइल पैनल का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता ग्रुप कैप्टन नारायण, निदेशक DRDL हैदराबाद ने की, और इसमें डॉक्टर कलाम भी शामिल हुए। दोनों के बीच मिसाइल और रक्षा प्रणालियों पर लंबी चर्चाएं होती रहती थीं। उद्देश्य था विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय अपने देश में ही आवश्यक रक्षा प्रणालियों का विकास करना। कलाम उस समय राटो सिस्टम के विकास को लेकर अत्यंत समर्पित थे। साथ ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV पर भी कार्य चल रहा था। लेकिन 30 दिसंबर 1971 को त्रिवेंद्रम से लौटने पर उन्हें अपने मार्गदर्शक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अचानक हृदयाघात से मृत्यु का दुखद समाचार मिला। यह आघात कलाम के लिए व्यक्तिगत क्षति थी, क्योंकि साराभाई ने ही उनमें आत्मविश्वास जगाया था और उनके करियर को दिशा दी थी। इस गहन दुख को कलाम ने और अधिक मेहनत कर साराभाई के सपनों को साकार करने में बदल दिया। परिणाम स्वरूप 10 महीने बाद राटो प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक परीक्षण में खरा उतरा। बाद में TERLS SSTC रॉकेट प्रोपेलेंट प्लांट और प्रोपेलेंट फ्यूल कॉम्प्लेक्स को एकीकृत कर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC नाम दिया गया। डॉक्टर कलाम हमेशा टीम वर्क और सामूहिक प्रयास के पक्षधर रहे।
उनका मानना था कि जटिल प्रोजेक्ट्स में व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं होता। नेतृत्व करते हुए वे हमेशा सहयोग और समन्वय को प्राथमिकता देते। प्रोफेसर सतीश धवन को इसरो का अध्यक्ष और प्रोफेसर आईआईएस में भी दिया। ब्रह्म प्रकाश को वीएसएससी का निदेशक बनाया गया। कलाम को एसएलवी प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त किया गया। ब्रह्म प्रकाश ने उन्हें धैर्य और सहनशीलता बनाए रखने की शिक्षा दी। उस समय भारत का औद्योगिक ढांचा सीमित था, लेकिन कलाम और उनकी युवा टीम ने सृजनात्मकता, परिश्रम और समर्पण से इसे पार किया। लगभग उसी समय डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एसएएम बनाने की परियोजना शुरू की, जिसे डेविल नाम दिया गया। कलाम अपने काम को लेकर इतने समर्पित थे कि उन्होंने निजी जीवन का त्याग कर दिया। वे हमेशा सहकर्मियों से संवाद करते, उनकी राय को महत्व देते और नवाचार को प्रोत्साहित करते। उनकी यह शैली टीम को प्रेरित करती और बेहतर परिणाम लाती। हालांकि 10 अगस्त 1949 को SLV-3 का पहला प्रक्षेपण असफल हो गया। यह घटना टीम और विशेषकर कलाम के लिए निराशाजनक थी, लेकिन डॉक्टर धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने उन्हें हतोत्साहित नहीं होने दिया। पुनः प्रयास करने की सलाह दी। अंततः 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। यह भारत के लिए ऐतिहासिक सफलता थी, लेकिन सफलता के साथ ईर्ष्या भी आई। फिर भी कलाम की 20 वर्षों की मेहनत और अनुभव की अब जरूरत रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद में थी। 1 जून 1982 को उन्होंने DRDO में शामिल होकर एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP का दायित्व संभाला। यह 12 वर्षों की योजना थी, जिसकी लागत लगभग 10,900 मिलियन आंकी गई थी। कलाम ने देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों और संस्थानों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा। यह उनके जीवन का सबसे सुनहरा दशक था। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा, ज्ञान और अनुभव इस मिशन में झोंक दिया और भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने SLV-3 के अंतिम चरण के निरीक्षण के दौरान कलाम का मार्गदर्शन किया और असफलताओं के समय उन्हें ढांढस बंधाया। मिसाइल परीक्षण के लिए एक स्थल का चयन करना था, जिसके लिए अंततः ओडिशा के बालासोर को इंटरिम टेस्ट रेंज ITR के रूप में चुना गया। ये दिसंबर 1986 तक तैयार होना था। इसी बीच रिसर्च सेंटर इमारत RCI की स्थापना हैदराबाद में DRDL के पास की गई, ताकि IGMDP की 5 मिसाइल परियोजनाओं के साथ छठे प्रोजेक्ट पर भी कार्य हो सके। सितंबर 1983 में रक्षा मंत्री ने स्वयं प्रगति का निरीक्षण किया और संतोषजनक प्रगति देखकर पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। ये खबर सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी DRDL का दौरा किया और उनका भाषण वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने जून 1987 तक पहले मिसाइल परीक्षण की समय सीमा तय करने का वादा लिया। इस मिशन में 12 विश्वविद्यालय, 30 DRDO प्रयोगशालाएं, CSIR, इसरो और कई औद्योगिक संस्थान जोड़े गए। 50 से अधिक प्रोफेसर और 100 से अधिक शोधार्थी मिसाइल अनुसंधान से जुड़े। लगभग 300 युवा इंजीनियरों की नियुक्ति भी की गई। यह सब कार्य उसी गति और उत्कृष्टता से हुआ जैसा इंदिरा गांधी ने सलाह दी थी। इंदिरा गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 3 अगस्त 1987 को उन्होंने DRDL का दौरा किया और इमारत कांचा क्षेत्र में RCI की आधारशिला रखी। कलाम और उनकी टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कलाम लगभग 10 वर्षों तक DRDL का नेतृत्व करने के बाद जुलाई 1992 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने। इसी दौरान उन्होंने सोसाइटी ऑफ बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी SBMT की स्थापना की, ताकि चिकित्सा विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को जोड़ा जा सके और आम जनता को सस्ती चिकित्सा तकनीक उपलब्ध कराई जा सके। डॉक्टर कलाम और प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोमराजू ने मिलकर कलाम राजू स्टेंट विकसित किया, जिसकी कीमत मात्र 15,000 रुपए थी, जबकि विदेशी स्टेंट की कीमत 50,000 रुपए 275,000 तक होती थी। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली। इस ऐतिहासिक योगदान के लिए 1998 में केयर फाउंडेशन को डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ अवार्ड भी मिला। कलाम का मानवीय पक्ष उस समय भी सामने आया जब एक वैज्ञानिक ने उनसे बच्चों को मेले में ले जाने के लिए छुट्टी मांगी, लेकिन काम में व्यस्त होकर वह नहीं जा सका। बाद में पता चला कि कलाम स्वयं उसके बच्चों को मेले में ले गए थे। यही था उनका नेतृत्व, जहां वे केवल बॉस नहीं बल्कि परिवार जैसा वातावरण बनाते थे। कलाम ने SLV-3 से लेकर IGMDP तक में महान योगदान दिया।
उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाद जैसी स्वदेशी मिसाइलों का विकास किया। यही कारण है कि उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। उनकी टीम को उन्होंने महाभारत के 5 पांडवों से तुलना करते हुए सकारात्मक सोच की द्रौपदी कहा। वे अपने साथियों को हमेशा हंसी मजाक में प्रेरित करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण 2 सफल रहा, जिसमें डॉक्टर कलाम का योगदान निर्णायक था। 25 नवंबर 1997 को उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के इतिहास का परिभाषित क्षण था। 15 मई 2015 को कलाम ने ट्वीट किया, आज मुझे 1998 का वह तपता दिन याद आता है जब पोखरण में 13 परमाणु तापमान था। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भारत का परमाणु युग शुरू हुआ। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC ने इस उपलब्धि की स्मृति में कलाम को बरगद के पेड़ का एक बोनसाई भेंट किया, जिसके नीचे मुस्कुराते हुए बुद्ध की प्रतिमा थी। 1974 के परमाणु परीक्षण की सफलता का संदेश वैज्ञानिकों ने इसी कोर से दिया था, बुद्ध मुस्कुराया। भारत की रक्षा तकनीकों के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचाने जाने वाले डॉक्टर कलाम ने उपग्रह कार्यक्रमों, गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट्स, परमाणु हथियार कार्यक्रम और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट NCA परियोजना में महान योगदान दिया। अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान डॉक्टर कलाम SLV-3 परियोजना निदेशक रहे, जिसने 1980 में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया। इस उपलब्धि से भारत अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बना। उन्होंने PSLV कार्यक्रम की रूपरेखा को भी आकार दिया। इसरो में 2 दशक काम करने के बाद उन्होंने DRDO में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की कमान संभाली और पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों का विकास किया। कलाम की विशेषता यह थी कि वे असफलता की जिम्मेदारी स्वयं लेते थे और सफलता का श्रेय अपनी टीम को देते थे। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। रक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य उन्होंने LCA परियोजना सहित कई स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया और इसरो को चांद व मंगल मिशन के लिए प्रेरित किया। ग्रामीण भारत के लिए दृष्टि कलाम ने 2008 में वार्टन को दिए साक्षात्कार में कहा, मेरा मानना है कि ग्रामीण शहरी अंतर को पाटने की कुंजी कनेक्टिविटी है। गांव की मूल क्षमता से प्रतिस्पर्धी उत्पाद बनेंगे, ग्रामीण उद्यम विकसित होंगे और रोजगार बढ़ेगा। यही भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाएगा। 1998 में ही उन्होंने भारत को 20 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनाने की स्पष्ट रूपरेखा तैयार की। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 18 जून 2002 को डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए और 18 जुलाई को भारी मतों से विजयी बने। वे डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद तीसरे राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से आए। राष्ट्रपति बनने के बाद केरल के राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्होंने जिन 2 लोगों को अतिथि के रूप में बुलाया, वे थे एक मूची और एक छोटे ढाबे के मालिक। ये दोनों उनके तिरुवनंतपुरम प्रवास के दौरान उनके करीबी रहे थे। नेतृत्व के 5 गुण कलाम के अनुसार नेता के पास दृष्टि, विजन होना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों को संभालना आना चाहिए। साहसिक निर्णय लेने का साहस होना चाहिए। प्रबंधन में पवित्रता और पारदर्शिता होनी चाहिए। नेतृत्व हमेशा ईमानदारी, इंटेग्रिटी पर आधारित होना चाहिए। मानवीयता और सादगी। 2003 की एक ठंडी रात में राष्ट्रपति भवन पहुंचते समय कलाम अचानक कार से उतरे और गेट पर तैनात ITBP जवानों से मिले। ठंड में कांपते हुए उन्हें देखकर उन्होंने तुरंत हीटर और गर्म कपड़ों की व्यवस्था का आदेश दिया। उनकी सादगी का अंदाज यह था कि राष्ट्रपति भवन में रात को केवल 2-3 कमरे ही रोशन रहते थे। वे पुराने 2-in-1 टेप रिकॉर्डर पर संगीत सुनते और किताबें पढ़ते थे। युवाओं से संवाद। कलाम का कहना था, मुझे युवाओं, विशेषकर स्कूली छात्रों के बीच रहना अच्छा लगता है। मैं उनके साथ अनुभव साझा कर उनकी कल्पना को प्रज्वलित करना चाहता हूं ताकि वे एक विकसित भारत के लिए कार्य कर सकें। उनका लक्ष्य था कि वे 1 लाख से अधिक छात्रों से प्रत्यक्ष संवाद करें। कुछ प्रेरक संवाद इस प्रकार रहे। प्रश्न, छात्र, आप हमेशा सपने देखने को कहते हैं, क्यों? डॉक्टर कलाम, सपना विचारों में बदलता है और विचार क्रिया में। प्रश्न, बालक, दुनिया का पहला वैज्ञानिक कौन था? डॉक्टर कलाम, विज्ञान की नींव प्रश्न पूछने में है, इसलिए बच्चा ही पहला वैज्ञानिक है। प्रश्न,
तेजपुर असम का छात्र ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो हर समय बाढ़ लाता है, उसे राजस्थान या तमिलनाडु क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? डॉक्टर कलाम, भारत विजन 2020 की मांग है कि युवा नदियों को जोड़ने के महान मिशन की शुरुआत करें। प्रश्न, सर, क्या आपकी अग्नि मिसाइलें समुद्र पार कर अमेरिका तक पहुंचेंगी? डॉक्टर कलाम मुस्कुराते हुए, हमारी तकनीक का उद्देश्य शांति और आत्मनिर्भरता है, आक्रामकता नहीं। डॉक्टर कलाम ने कई अवसरों पर अपनी प्रिय पुस्तकों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बीमारी का इलाज शरीर और मन दोनों का होना चाहिए क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मेरी दूसरी प्रिय पुस्तक है तिरुवल्लुवर की तिरुक्कुरल, जो जीवन का अद्भुत संहिता प्रदान करती है। तीसरी पुस्तक है लिलियन आइचलर की लाइट फ्रॉम मैनी लैंप्स, जिसने यह सिखाया कि हमें किस प्रकार जीना चाहिए, और यह मेरे लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक रही है। चौथी है पवित्र कुरान, जो मेरी स्थायी साथी रही है। एक सभा में एक छात्र ने पूछा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सभा से उत्तर आया, गरीबी। एक अन्य प्रश्न था, क्या पाकिस्तान के हथियार भारत से मजबूत है? कलाम ने उत्तर दिया, हमारे देश की यही विशेषता है कि हम अपनी क्षमताओं को कमतर आंकते हैं। यह शायद हमारी नसों में है। भारत किसी भी प्रकार की मिसाइल और किसी भी प्रकार का परमाणु हथियार डिजाइन, विकसित और निर्मित कर सकता है। यह क्षमता दुनिया के केवल 4 देशों के पास है। युवाओं से संवाद और प्रेरणा। राष्ट्रपति रहते हुए उनके कार्यालय में रोजाना बच्चों और युवाओं से मिलने के अनुरोध आते थे। डॉक्टर कलाम न केवल उन्हें राष्ट्रपति भवन में अपने कक्ष में बुलाते थे, बल्कि समय निकालकर उनकी बातें सुनते, सुझाव देते और कभी-कभी उनके विचारों पर फॉलो अप भी करते थे। उन्होंने कहा, आइए हम अपना आज बलिदान करें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ और भारत को अगली बड़ी शक्ति बनाने के लिए उन्होंने युवाओं को हर कदम पर जोड़ा। उन्होंने एक फेसबुक पेज शुरू किया, प्रेरणादायक कहानियां साझा की और बच्चों को समाज को देने के लिए प्रेरित किया। 2013 में सैन डिएगो, अमेरिका में हुए इंटरनेशनल स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान जब कुछ भारतीय छात्र उनसे मिले तो वे उनके साथ भोजन करने बैठे। उन्होंने एक छात्र को अपने प्लेट से खाने को भी कहा। छात्र ने हैरानी से उनके आग्रह पर उनके सलाद से पालक की एक पत्ती ली। बाद में उसने कहा, यह पत्ती मेरे लिए प्रेरणा की पत्ती है और मेरे जीवन का सबसे यादगार भोजन। सादगी और विनम्रता का उदाहरण। कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के दीक्षांत समारोह में वे उस विशेष कुर्सी पर बैठने से इनकार कर गए जो बाकी कुर्सियों से बड़ी थी। तुरंत उनके लिए समान आकार की कुर्सी मंगाई गई। भारत के लिए उनका 3 दृष्टिकोण 3 विजन्स फॉर इंडिया IIT हैदराबाद में उन्होंने अपने 3 दृष्टिकोण बताए। स्वतंत्रता, फ्रीडम। भारत को स्वतंत्रता की पहली झलक 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मिली। हमें इसे बनाए रखना और आगे बढ़ाना है। अगर हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। विकास, हम 50 वर्षों से विकासशील राष्ट्र है। अब समय है कि हम स्वयं को विकसित राष्ट्र माने, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी। विश्व में स्थान, स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। दुनिया केवल ताकत का सम्मान करती है। भारत को न केवल सैन्य शक्ति बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में भी मजबूत होना होगा। डॉक्टर कलाम की प्रमुख पहलें। व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट 2012। युवाओं में मैं क्या दे सकता हूं की भावना जगाना। बिलियन बीट्स 2007, उनकी ई-पेपर और बाद में फेसबुक पेज, जिस पर वे प्रेरक कहानियां और भारत के भविष्य की अपनी दृष्टि साझा करते थे। इंडिया विजन 2020, 1998 में प्रस्तुत योजना, जिसने भारत को 20 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप दिया। इग्नाइटिंग माइंड्स प्रोग्राम, छात्रों और वैज्ञानिकों को जोड़ने की पहल, जिससे विज्ञान रोचक और प्रेरणादायी बने। जनप्रिय राष्ट्रपति वे पीपल्स प्रेसिडेंट कहलाए। अपने कार्यकाल में सबसे कठिन निर्णय दया याचिकाओं पर था। उन्होंने केवल एक दया याचिका, धनंजय चटर्जी बलात्कार व हत्या के दोषी, को खारिज किया। उन्होंने समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी समर्थन किया। 2007 में वे पुनः चुनाव लड़ सकते थे, पर राजनीति से दूर रहने की भावना से उन्होंने दूसरा कार्यकाल नहीं लिया। 2012 में भी जब उन्हें पुनः चुनाव लड़ने का अनुरोध मिला तो उन्होंने सम्मानपूर्वक मना कर दिया और कहा, यह जनता का स्नेह है, मैं उनका आभारी हूं। शिक्षक के रूप में पहचान। राष्ट्रपति बनने के बावजूद उन्होंने स्वयं को हमेशा एक शिक्षक माना।
वे कहते थे, अगर लोग मुझे एक अच्छा शिक्षक याद रखें तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। 5 सितंबर 2013 को शिक्षक दिवस पर भी उन्होंने यही दोहराया। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में व्याख्यान देते समय ही उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे युवाओं को प्रेरित करते रहे। उनका अंतिम संदेश युवाओं के लिए, आज के युवाओं को भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके जीवन का एक लक्ष्य है, समय का सही उपयोग है, जीत का आत्मविश्वास है, समस्याओं का सामना करने की क्षमता है और हृदय में धर्मनिष्ठा है, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रेरणा, सादगी और दृष्टिकोण, यह शीर्ष पर होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना बाकी सब असफल हो जाता है। डॉक्टर कलाम हमेशा यह कहते थे कि विनम्रता कभी नहीं खोनी चाहिए, चाहे आप पूरे राष्ट्र के मुखिया ही क्यों ना बन जाए। अहम, ईगोइज्म जहां असफल हो जाता है, वही विनम्रता, हम्बलनेस, विजय प्राप्त करती है। भारत के सबसे प्रतिभाशाली पुत्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार से आए हुए विद्वान थे, जिन्होंने कभी अपने अतीत या अपने देश के महान इतिहास को नहीं भुलाया। उन्होंने अपने ही विनम्र तरीकों से पूरे देश को प्रेरित किया। जब उनसे पूछा गया कि वे कैसे याद किए जाना चाहेंगे, तो उनका उत्तर था, एक शिक्षक के रूप में। लक्ष्य निर्धारित करें। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत कठिन। जैसा कि पहले बताया गया है, डॉक्टर कलाम ने हमेशा भारत के लिए 3 दृष्टिकोण, 3 विजन्स रखे। स्वतंत्रता, उनका मानना था कि भारत को पहला दृष्टिकोण 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मिला। विकास, डेवलपमेंट, सैनिक तरवनपन एक है, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर केंद्रित था। इसके 5 प्रमुख क्षेत्र थे: अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक जैसी सामरिक उद्योग, स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, विश्व में स्थान, स्टैंडिंग अप टू द वर्ल्ड। भारत को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाकर विश्व में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा करना। कलाम ने इन दृष्टिकोणों को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया। वे मेहनत, दृढ़ता और सकारात्मक सोच के प्रतीक बने और जनता द्वारा सबसे प्रिय राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाते हैं। अपने मिशन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र निष्ठा रखनी होगी। लोगों से जुड़ना। सेवानिवृत्ति के बाद भी डॉक्टर कलाम ने स्वयं को व्याख्यानों और विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों में प्रेरक भाषण देने में व्यस्त रखा। वे जिस सहजता से लोगों से जुड़ते थे, वह अद्भुत था। उन्होंने युवाओं को जिम्मेदारी लेने, निष्ठा और ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित किया। सपना वह नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने नहीं देता। लेखन और प्रेरणा। डॉक्टर कलाम न केवल वैज्ञानिक और राष्ट्रपति थे, बल्कि लेखक और विचारक भी थे। वे कहते थे, लेखन मेरा प्रेम है। यदि आप किसी चीज से प्रेम करते हैं, तो आप उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। मैं रोजाना लगभग 2 घंटे लिखता हूं, अक्सर आधी रात से शुरू करता हूं। उनकी प्रमुख पुस्तकें माई लाइफ, आत्मकथा, जिसमें उन्होंने रामेश्वरम से लेकर राष्ट्रपति बनने और आगे के जीवन की यात्रा लिखी। विंग्स ऑफ फायर, अरुण तिवारी के साथ सहलेखन, जिसमें उनके संघर्ष और भारत की अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रगति की कहानी है। इग्नाइटेड माइंड्स, जिसे उन्होंने कक्षा 12वीं की छात्रा स्नेहल ठाकर को समर्पित किया। ट्रांसेंडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जिसमें उन्होंने स्वामी परमहंस स्वामी जी के साथ अपने आध्यात्मिक अनुभवों को साझा किया और विज्ञान व अध्यात्म का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। पुरस्कार और सम्मान। डॉक्टर कलाम को उनके योगदानों के लिए अनेक पुरस्कार मिले। 1981 पद्म भूषण, 1990 पद्म विभूषण, 1997 भारत रत्न और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1998 वीर सावरकर पुरस्कार, 2000 रामानुजन पुरस्कार, 2007 ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ वुलवरहैम्पटन, UK, 2008-2014 अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य देशों की कई विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट डिग्रियां। संयुक्त राष्ट्र ने उनके 59वें जन्मदिन 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे घोषित किया। मरणोपरांत सम्मान। तमिलनाडु सरकार ने 15 अक्टूबर को यूथ रेनेसांस डे घोषित किया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार शुरू किया। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी रखा गया। ओडिशा का व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। DRDO का मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद
अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स है। डॉक्टर कलाम के प्रसिद्ध उद्धरण, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। सफलता की कहानियां मत पढ़िए, केवल संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़िए, सफलता पाने के कुछ विचार मिलेंगे। आपको अपने सपनों को सच करने से पहले सपने देखने होंगे। यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मस्तिष्कों वाला राष्ट्र बनना है तो 3 लोग फर्क ला सकते हैं, पिता, माता और शिक्षक। आसमान की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे सपनों और परिश्रम का साथ देता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार और जीवन का अंतिम अध्याय। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को गढ़ता है। यदि लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। कभी भी संघर्ष करना बंद मत करो जब तक कि तुम अपने मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। वह मंजिल जो केवल तुम्हारी है। जीवन में एक लक्ष्य रखो, निरंतर ज्ञान अर्जित करो, कड़ी मेहनत करो और दृढ़ संकल्प के साथ महान जीवन को साकार करो। मनुष्य को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि वे सफलता का आनंद लेने के लिए जरूरी है। उत्कृष्टता एक निरंतर प्रक्रिया है, यह कोई संयोग नहीं है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और न ही समस्याओं को हमें हराने देना चाहिए। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर तुम दूसरी बार हार गए तो और भी अधिक लोग कहेंगे कि तुम्हारी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। यदि तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। विफलता मुझे कभी परास्त नहीं कर पाएगी यदि मेरी सफलता की चाहत पर्याप्त रूप से प्रबल है। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने का समान अवसर है। तुम्हारे शामिल हुए बिना तुम सफल नहीं हो सकते, और जब तुम शामिल हो जाओ तो तुम असफल नहीं हो सकते। महान पुरुषों के लिए धर्म मित्र बनाने का साधन है। छोटे लोग धर्म को लड़ाई का साधन बनाते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। विज्ञान वैश्विक है। आइंस्टीन का समीकरण E=mc² हर जगह पहुंचना चाहिए। विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। विज्ञान नस्लों में भेदभाव नहीं करता। तेज और कृत्रिम सुख के पीछे भागने से बेहतर है कि ठोस उपलब्धियों को पाने में समर्पित रहो। अपनी नौकरी से प्यार करो, लेकिन अपनी कंपनी से नहीं, क्योंकि यह नहीं पता कि कब कंपनी तुमसे प्यार करना बंद कर दे। जीवन एक कठिन खेल है। तुम इसे तभी जीत सकते हो जब तुम अपने जन्मसिद्ध अधिकार, इंसान बने रहने को बनाए रखो। महान स्वप्नद्रष्टाओं के सपने हमेशा पूरे होते हैं। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। मिसाइल मैन का अंतिम अध्याय ये वही पृष्ठभूमि थी जिसने उनके जीवन को परिभाषित किया, पहले एक वैज्ञानिक के रूप में और फिर भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में। सोमवार रात शिलोंग में 83 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIN शिलोंग में जीवंत ग्रह पृथ्वी पर व्याख्यान देने पहुंचे थे जब अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले जाया गया, परंतु 45 मिनट की कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके। राष्ट्रपति रहते हुए कलाम ने एक नया अध्याय रचा। अविवाहित और शाकाहारी जीवन जीने वाले कलाम रुद्र वीणा बजाते थे। वे पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने सुखोई जेट उड़ाया, पनडुब्बी में यात्रा की और सियाचिन जैसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र का दौरा किया। परंतु बच्चों और युवाओं के साथ उनका संवाद ही उनकी पहचान बन गया। 28 जुलाई 2015 को उनका पार्थिव शरीर शिलोंग से दिल्ली लाया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और अनेक नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गृहनगर रामेश्वरम ले जाया गया। 20 जुलाई 2015 को पाईकरुम्बू मैदान, रामेश्वरम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री वहां उपस्थित रहे। 3 लाख से अधिक लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। भारत सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर कलाम की मृत्यु वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी मृत्यु पर पूरे विश्व से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भूटान ने राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया और 1000 दिए जलाए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन्हें महान राजनेता, वैज्ञानिक और युवाओं की प्रेरणा
बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी शोक व्यक्त किया। 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस घोषित कर उनकी स्मृति को सम्मान दिया। 27 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय स्मारक रामेश्वरम का उद्घाटन किया, जिसे डीआरडीओ ने बनाया। श्रद्धांजलि। अलविदा बहुत छोटा होना चाहिए, सचमुच छोटा। एपीजे अब्दुल कलाम। महान व्यक्तियों का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं और विदा होते समय समय की रेत पर अपने पद चिह्न छोड़ सकते हैं।